नमस्कार मित्रों। बेसिक टू मैजिक इन एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि ज्योतिष में घटना का समय कैसे निर्धारित करें। अगर इसी बात को इंग्लिश में कहें तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, कैसे पता लगाएं कि कोई घटना कब होगी। इस लेक्चर को बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा और साथ में कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठिएगा। जिसमें भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं बेसिक टू मैजिक के, उसे जरूर लेकर साथ बैठना है। सबसे पहला सूत्र ये है कि योग बताता है कि घटना होगी या नहीं। योग क्या मतलब? जो हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, जब आपने उस कुंडली में देखा, जैसे कहते हैं ना, राजयोग देखे, धन योग देखे, तो इसी तरह से देखते हैं योग कि क्या नौकरी मिलने का योग है, क्या विवाह होने का योग है, क्या संतान होने का योग है, क्या प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, क्या विदेश जाने का योग है। तो ये सारे योग हो गए कि पहली बात आपको ये सीखना है कि योग कैसे देखें। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्लास को अंत तक कीजिए, आपको ये समझ आ जाएगा कि कोई भी इवेंट को कैसे देखना है। तो सबसे पहले है कि योग बताता है कि कोई घटना होगी या नहीं होगी। फिर वो घटना होगी तो कब होगी, तो ये बताएगी दशा। जैसे हमने दशा देखनी सीखी कि महादशा देखा जाता है, फिर अंतरदशा देखा जाता है, और अंतरदशा के साथ साथ प्रत्यंतर दशा भी जरूर देखनी चाहिए। हाँ, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा आप छोड़ सकते हैं। जब हम विंशोत्तरी दशाओं की बात करते हैं तो विंशोत्तरी दशाएं 120 वर्ष की होती हैं। मनुष्य की आयु को विंशोत्तरी दशाओं में अप्रोक्सीमेट 120 ईयर माना गया है। और उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा और प्राण दशा होती हैं, जिसमें हम प्रत्यंतर दशा तक तो जरूर देखते हैं। एक बार आपने योग देख लिया, आपने दशा देख लिया, अब वो कैसे कैसे देखना है हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। उसके बाद गोचर, जो मेरा लास्ट क्लास थी उसमें हमने ट्रांजिट की बात की थी, गोचर की बात की थी। फिर गोचर बताता है कि घटना कब सक्रिय होगी। ठीक है। अब ये मान लीजिए कि दरवाजा खोलने का काम तो दशा करती है और बेल बजाना, टिंग टोंग घंटी बजाने का काम गोचर करता है। अब सबसे पहले घटना की पहचान करें। कैसे घटना की पहचान करें? सबसे पहली बात आती है, आप किस घटना का समय जानना चाहते हैं। जब भी आपसे कुंडली दिखाई जाती है या आप खुद कुंडली देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सी घटना देखना चाहते हैं। अब घटना विवाह हो सकती है, नंबर वन। विवाह, दूसरा नौकरी हो सकती है, व्यापार कब शुरू करना है, संतान कब होगी, मकान कब लेंगे, विदेश यात्रा कब होगी, विदेश में बसना कब होगा, या शिक्षा से संबंधित, या फिर बीमारियां। जीवन के कई पहलू हैं, और भी पहलू हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ को मेंशन किया है। तो अगर विवाह देखना हो तो कौन सा भाव देखना चाहिए? तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि सातवां भाव देखना चाहिए। सिंपल है कह देना, लेकिन सिंपल सातवां भाव कहना नहीं है। सातवें भाव के साथ साथ दूसरा भाव और 11वां भाव भी होगा। अब ये क्यों होगा, ये चीजें हम एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे। अब बात आती है नौकरी, तो नौकरी का भाव तो 10वां भाव होता है। अब 11वें को क्यों ले रखा है? क्योंकि आय, नौकरी करोगे तो आय मिलेगी। आय मतलब, जस्ट अ मोमेंट, 11वां भाव आपका आय के लिए देखा जाता है। तो जब आप व्यवसाय करें या नौकरी करें तो 11वां भाव तो एक्टिवेट हो गई।
और फिर पैसा आएगा, तो पैसा कैसे आएगा, तो कहाँ रखोगे, सेकंड हाउस में रखोगे, क्योंकि वो धन भाव है, संचित धन का। व्यापार करोगे तो सहयोगी भी चाहिए, तो सातवां भाव। तो ये सारी चीजें, इतने सारे हाउसेस एक ही चीज के लिए क्यों लिखे गए हैं, आपको ये धीरे 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 समझ आते चले जाएंगे। इसी तरह से अगर संतान देखना है तो पांचवा भाव देखना चाहिए, लेकिन पांचवे के साथ साथ क्योंकि कुटुंब की वृद्धि हो रही है, तो दूसरा भाव भी और 11वां भाव भी देखा जाता है। इन सभी भावों की डिटेल्स हम लोग अपने एडवांस कोर्स में करेंगे, ठीक है। विदेश में बसने के लिए 9वां भाव देखा जाता है, 12वां भाव देखा जाता है। तो चौथा क्यों देखेंगे, क्योंकि घर से दूरी हो गई, ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखें, तो ये घटनाएं कहाँ देखें, D1 चार्ट में, यानी कि जन्म कुंडली में। कहाँ देखनी है ये घटनाएं, जन्म कुंडली में। तो सबसे पहले टाइमिंग डिसाइड करने से पहले क्या देखना चाहिए, प्रॉमिस, कि प्रॉमिस है या नहीं है। अब सपोज एक एग्जांपल ले ले, एक उदाहरण ले ले विवाह का। तो सबसे पहले हमें वहां पे देखना है सेवेंथ हाउस, फिर देखना है सेवेंथ लॉर्ड, फिर देखना है शुक्र, फिर देखना है सेकंड हाउस, 11th हाउस, और फिर नवमांशा जरूर देखना है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। देखिए, डी चार्ट्स को पूरी तरह से स्टडी करना तो हम लोग एडवांस कोर्स में ही सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात जानना हमारे लिए आवश्यक है कि जैसे हमें सारे प्रोमिसेस D1 से तो देखने ही है, D1 तो बेसिक कुंडली है, लेकिन अगर विवाह के लिए हमें कोई चार्ट और देखना हो तो D9 में देखना चाहिए। नौकरी के लिए या व्यापार के लिए D10 को भी देखना चाहिए। संतान के लिए कहते हैं D7 को देखो, मकान के लिए D4 को देखो, ठीक है ना। इसी तरह से विदेश यात्रा के लिए D9 D12 को देखा जाता है, विदेश में बसना या विदेश यात्रा। शिक्षा के लिए भी आपको D10 भी देख सकते हो, D9 भी देख सकते हो। अब कोई कहे D5 देखो, तो देखिए अब D5 यूजुअली आध्यात्मिकता की शिक्षा के लिए होता है, देख सकते हैं D5 भी। लेकिन शिक्षा के लिए D24 पे ज्यादा एम्फोसिस होता है, D24 देखा जाता है। D10 D9 D5 की बजाय क्या देखा जाता है, D24, है ना। बीमारी के लिए क्या देखें, बीमारी के लिए तो बहुत सारे चार्ट्स देखे जाते हैं। बीमारी अनुवांशिक है तो D12, फिर D30 कितना दुर्भाग्य लेकर आएगी, पराक्रम है कि नहीं, क्या रिकवर कर जाएगा कि नहीं, और D9 तो देखते ही हैं। D9 सभी चार्ट्स में देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे बेसिकली D9 विवाह के लिए देखा जाता है। डी चार्ट्स के बारे में तो हम लोग एडवांस कोर्स में ही बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। माना एक चार्ट है, आप लोग भी इस चार्ट को साथ साथ मेरे बना लीजिए। एक चार्ट ऐसे बनाइए। वो चार्ट हम माना ले लेते हैं कुंभ लगन का। कुंभ लगन के चार्ट में हम शुक्र को यहाँ बैठाएंगे, बुध को यहाँ, सूर्य को कहाँ बैठाएं, सूर्य को यहाँ बैठाते हैं, और गुरु जी को यहाँ बैठाते हैं। सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा को यहीं स्वराशि के, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल आपके ये भी स्वराशि के कर देते हैं। मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, शनि महाराज को यहाँ बैठाएंगे। फिर आते हैं राहु केतु, राहु केतु को, राहु महाराज यहाँ पर और केतु महाराज यहाँ। ये एक हाइपोथेटिकल हमने एग्जाम्पल लिया है, ये रियल एग्जाम्पल नहीं। अब देखिए, विवाह देखना है, सेवेंथ हाउस देखेंगे,
ठीक है, सेवेंथ हाउस देख लिया। अब सेवेंथ हाउस में क्या देखें, बात आती है। केवल सेवेंथ हाउस पे नजर मारना, ठीक है मार ली, क्या कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है? बैठा तो कोई भी प्लैनेट नहीं है। अब वो लिखा है ना देखें, देख लिया, लेकिन क्या देखना है? सेवेंथ हाउस में देखना है कि कौन सा प्लैनेट बैठे हैं, कोई प्लैनेट नहीं बैठे। फिर कौन सी ग्रह की दृष्टि आ रही है? तो जुपिटर की दृष्टि आ रही है। और कोई दृष्टि? एक दो, एक दो तीन चार पांच, राहु की दृष्टि। और कोई दृष्टि? कोई और दृष्टि आ रही है? नहीं आ रही। एक जुपिटर की दृष्टि आ रही है और एक राहु की दृष्टि आ रही है। ठीक है, हमें ये समझ आ गया। हमें ये भी समझ आ गया कि राहु की दृष्टि शायद अच्छी दृष्टि ना हो, लेकिन गुरु की दृष्टि तो अच्छी दृष्टि है। ये बात भी समझ आ गई। ठीक है, हाउस देख लिया। अब सेवेंथ लॉर्ड को देखना है। तो सेवेंथ लॉर्ड देख लिया, तो सेवेंथ लॉर्ड कौन बनेंगे? 5 नंबर यहाँ लिखा है, यानी कि सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य कहाँ बैठे हैं? सूर्य यहाँ है, ये रहे सूर्य। सूर्य कहाँ है? चौथे भाव में बैठे हैं। अब देखना क्या है, देख लिया चलो ये भी कि चौथे भाव में बैठे हैं सूर्य देव। अब कैसी अवस्था है उनकी, क्या वो, उनके डिग्निटी भी चेक करनी है ना। क्या वो बहुत अच्छी राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छे माहौल में बैठे हैं? तो यहां हमने देखा कि सूर्य देव शुक्र की वृषभ राशि में बैठे हैं। यानी कि सूर्य देव जिस राशि में बैठे हैं, वहां का माहौल कौन क्रिएट कर रहा है? शुक्र। और शुक्र का घर है, सूर्य वहां बैठे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि शुक्र के घर में सूर्य कैसी स्थिति में होंगे? क्या ये अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, आपको अब ये चेक करना है कि जो ग्रह, यानी कि सेवेंथ लॉर्ड जहां जाके बैठे हैं, क्या वो अच्छी स्थिति में है? चेक करिए। उसके बाद क्या इस ग्रह पर कोई शुभ दृष्टि आ रही है? शुभ दृष्टि गुरु की हो सकती है, शुभ दृष्टि शुक्र की हो सकती है, शुभ दृष्टि चंद्रमा की हो सकती है, शुभ दृष्टि मित्र की भी हो सकती है। यहां पर मंगल देख रहे हैं इन्हें सेवेंथ एस्पेक्ट से। और कोई प्लैनेट देख रहा है? और कोई प्लैनेट देखते नहीं दिख रहे। तो मंगल की दृष्टि आने से, सूर्य तो वैसे ही क्रूर ग्रह है, तो इनको एक और क्रूर ग्रह देखने से सेवेंथ लॉर्ड और क्रूर हो गया। क्या वैवाहिक संबंधों में क्रूरता काम आती है? ये चीजें देखनी चाहिए। अब बात आती है, एक दो चीजें देख ली, अब हमने देखना है वीनस। वीनस क्यों देखना है, शुक्र क्यों देखना है? शुक्र इसलिए देखना है क्योंकि विवाह का कारक ग्रह शुक्र है। ठीक है, विवाह का कारक ग्रह शुक्र है, तो इसलिए हमें शुक्र देखना है। तो शुक्र यहाँ छठे भाव में बैठे हैं। और शुक्र की लॉर्डशिप क्या है? शुक्र योग कारक है इस कुंडली में। ठीक है, और यहां बैठे हैं। अब कोई पूछ सकता है कि योग कारक ग्रह कौन होते हैं? योग कारक यानी कि राजयोग कारक है। जब कोई प्लैनेट केंद्र का भी और त्रिकोण का भी, दोनों का स्वामी होता है, उसकी स्वामित्व यानी कि लॉर्डशिप केंद्र की भी हो और त्रिकोणों की भी हो, तो कहते हैं कि वो योग कारक है। तो शुक्र योग कारक है, बैठे कहाँ है? सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं। अब यहां पर वो किस राशि में बैठे हैं? बैठे हैं 4 नंबर में। क्या 4 नंबर में शुक्र कंफर्टेबल है? 4 नंबर कौन सी राशि है? कैंसर, यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि में शुक्र
शत्रु क्षेत्रीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्र को चंद्रमा पसंद नहीं है। ठीक है। नैसर्गिक रूप से हमने दो तरह की मित्रता पढ़ी थी, नैसर्गिक मित्रता और तत्कालिक मित्रता। नैसर्गिक रूप से भी ये मित्र नहीं है और यहाँ पे भी तत्कालिक रूप से शत्रु हो गए। तो अति शत्रु के घर में बैठे हैं और अति शत्रु के साथ बैठे हैं। दूसरी बात ये भी देख लिया। अब देखेंगे सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में यहाँ पर 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि के स्वामी लगन में बैठे हैं। ठीक है। दूसरी बात 11वां भाव देखेंगे। 11वें भाव के स्वामी भी गुरु हैं और लगन में बैठे हैं। अब साथ साथ D9 चार्ट भी देखेंगे, जो मैं अभी आपको यहाँ पर देखना नहीं सिखा रही हूँ। इसको भी हम जरूर इसी तरह से देखना है जैसे अभी हमने चीजें देखी, बिल्कुल इसी तरह से D9 चार्ट को भी हमें देखना है। कौन कौन से हाउसेस देखने हैं, कौन कौन से क्या देखने हैं, सब यही चीज है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये समझ आ गया कि विवाह के लिए हमें कौन कौन से हाउसेस देखने हैं और बाकी की घटनाओं के लिए कौन कौन से हाउसेस देखने हैं, क्या क्या देखना है, वो भी यहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे देखना है वो भी मैंने सिखाया कि उसका लॉर्ड कहाँ गया, वो कहाँ के लॉर्ड हैं, ये सब घर देखना है। घर में क्या देखना है, ऐसे नहीं कि खाली फ्रेम देख लिया, नहीं, उसको स्टडी करना है, उसको सीखना है। चलिए अब आगे। अब हमें अगर यहाँ पर ऐसा लगे कि विवाह का अच्छा प्रॉमिस नहीं है, अब प्रॉमिस कैसे बनेगा? अब बात कहानी हमने देख तो लिया लेकिन प्रॉमिस तो समझ नहीं आया कि अब प्रॉमिस कैसे देखें। अगर हमें ये दिखाई दे कि सेवेंथ हाउस हेल्दी है, अब आप कहोगे हेल्दी किसको कहेंगे? कि सेवेंथ भाव, सातवें भाव पर कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं है, या ज्यादा की भी हटा देती हूँ कि कोई दुष्प्रभाव नहीं है बल्कि शुभ प्रभाव है, तो विवाह क्या होगा? टाइमली हो जाएगा। बात को समझिए इसको, कि अगर सेवेंथ हाउस पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि क्या है, शुभ प्रभाव है, तो विवाह टाइमली हो जाएगा। जो भी टाइम डिसाइड होता है, अब ये सब प्रॉमिसेस जो ये जो टाइमिंग होते हैं, ये देश काल पात्र के अनुसार अलग अलग होते हैं। देश काल पात्र को भी समझना चाहिए। ठीक है। किसी समाज में ऐसा हो सकता है विवाह के लिए कि 22 साल के बच्चे की शादी को राइट टाइम माना जाता हो, लेकिन किसी समाज में ऐसा हो सकता है कि 30 साल का भी हो गया कि तो भी कोई बात नहीं, और किसी समाज में ऐसा भी हो सकता है कि शायद उससे भी बड़ा, ज्यादा एज को कोई लोग माइंड ना करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि अगर सातवें भाव पर पीड़ा नहीं है तो शादी जल्दी टाइमली हो जाएगी और शुभ दृष्टि है। अब यहाँ पर क्या है, एक शुभ दृष्टि है और एक अशुभ दृष्टि है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर शादी का टाइमली होना तो दिखता है गुरु की दृष्टि से, मित्र राशि को देख रहे हैं गुरुदेव, लेकिन साथ साथ राहु, राहु बीच बीच में भ्रमित कर सकता है। वो चीजें कैसे होंगी ये हमें समझना है। इसी तरह से सेवेंथ लॉर्ड हमने देखा कि शत्रु क्षेत्रीय है, तो शत्रु क्षेत्रीय है और साथ साथ एक पाप ग्रह की दृष्टि भी आ रही है, तो क्या ये शादी होने देंगे? इस तरह से प्रॉमिसेस को देखना चाहिए कि वो प्रॉमिस फुलफिल होने में कोई कठिनाई आएगी। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि आती है तो प्रॉमिस कंप्लीट होने में प्रॉब्लम आएगी। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि आती है तो प्रॉमिस कंप्लीट होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। यहाँ पर हमें ये बात भी याद रखनी है।
सेकंड हाउस पे हमने कोई दृष्टियां नहीं देखी। वो अब आप लोगों को खुद समझनी है कि क्या कोई दृष्टि, कोई ग्रह तो नहीं बैठे, ये तो पक्की बात है, लेकिन क्या कोई अपवित्र दृष्टि मतलब अशुभ दृष्टि आ रही है, ये हमें समझना है। ठीक है। इसके बाद 11th हाउस को भी देखिए। 11th हाउस पे बुध की दृष्टि आ रही है, और कोई दृष्टि, राहु की भी दृष्टि आ रही है। बुध और राहु की दृष्टि 11th हाउस पे आ रही है। ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या बताएंगी कि प्रॉमिस कितनी जल्दी, अगर शुभ दृष्टियां है तो टाइमली, अगर अशुभ दृष्टियां है तो टाइमली पूरा नहीं होगा। अब हमने एक बार प्रॉमिस देख लिया, हमें ये पता चल गया कि शादी लेट होनी है, शादी जल्दी होनी है, या नौकरी देर से होनी है, या नौकरी जल्दी मिल जाएगी आराम से। अब हमें दूसरा स्टेप क्या देखना है, देखना है दशा। दशा में हमें 3 दशाएं देखनी है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। 3 दशाएं देखना ही काफी है। ठीक है। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अब दशा को समझेंगे। जिस घटना का टाइमिंग पता करना है, सपोज हमें किसी ने, यहाँ पर हमने फिर से विवाह का ही एग्जाम्पल ले रखा है कि विवाह कब होगा। ठीक है, विवाह कब होगा, तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि भाव कौन से हैं उसके। हम कह रहे हैं 7th हाउस है, भावेश कौन है, ऊपर वाली कुंडली को ही देख लेते हैं। भावेश यहाँ पर है सूर्य, क्योंकि यहाँ 5 नंबर राशि लिखी है, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, तो भावेश कौन बने, सूर्य। यहाँ पे सूर्य। अब हमें इन दोनों से दशा देखनी है कि क्या सूर्य की दशा आ गई। ठीक है, चलिए, हो सकता है आ गई हो। साथ में शुक्र की दशा में भी विवाह होते हैं, गुरु की दशा में भी विवाह हो जाते हैं, और राहु की दशा में भी विवाह हो जाते हैं। अब साथ साथ ये महादशा चेक कर लिया कि महादशा कौन सी चल रही है। क्या अंतरदशा इनमें से कोई सी चल रही है, किसकी, सूर्य की या शुक्र की, या प्रत्यंतर दशा, या फिर महादशा शुक्र की चल रही हो उसमें अंतरदशा सूर्य की आ गई हो, या प्रत्यंतर आ गई हो, ऐसा भी देखना है। जरूरी नहीं है कि केवल महादशा ही सूर्य की हो गई हो, यानी कि तीनों दशाओं में कोई एक दशा सूर्य की, शुक्र की, राहु की, गुरु की ऐसे बन रही हो, या 7वें भाव से संबंध बनाने वाले प्लैनेट के बन रही हो। अब ऊपर की कुंडली में 7वें भाव से संबंध कौन बना रहा है, गुरु देख रहे हैं 7वें भाव को, तो इसको भी कहेंगे कि हाँ, गुरु कभी काम करा सकते हैं। 7वें भाव के स्वामी को कौन देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, तो मंगल भी काम करा सकते हैं। 7वें भाव को राहु देख रहे हैं, तो राहु भी काम करा सकते हैं। काम क्या है, शादी करानी है। बात समझे। तो इस तरह से चीजों को देखा जाता है। दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी कौन है, गुरु है, और गुरु ही 7वें भाव को देख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली गुरु शादी करा दें। तो या तो महादशा में, या अंतरदशा में, या प्रत्यंतर दशा में कौन कौन से प्लैनेट्स का रोल आने पर शादी हो सकती है, सूर्य, गुरु, राहु और मंगल, क्योंकि मंगल भी 7वें भाव के स्वामी को देख रहे हैं और साथ साथ गुरु को भी देख रहे हैं। इस तरह से चीजों को पकड़ा जाएगा। अब आगे देखते हैं, दशा डिसाइड हो गई, वीनस या जुपिटर की दशा, घर देख लिए 2 7 11। फिर जब, हाँ, जैसे प्रॉमिस को हमने D1 में चेक किया, फिर D9 में भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है D1 में, क्योंकि D9 को हम बेसिकली विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिए देखते हैं। ठीक है। हो सकता है आपको D1 में वो कॉम्बिनेशन ना दिखाई दे। कौन सी कॉम्बिनेशन,
जो सूर्य वगैरह वाले, लेकिन D9 के जो दशा चल रही है वो हो रहे हैं। अब दशा में हमें 3 स्तर तक जाना है। कहाँ तक? 3 स्तर, यानी कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। एक बार डिसाइड हो गया कि दशा तो आ गई, यानी कि टाइमिंग तो आ रहे हैं, लेकिन दशा तो है 4 साल की या 5 साल की, तो 4 साल में कब होगी शादी? जब गोचर आएगा, यानी कि जब प्रॉपर ट्रांजिट होगा। ट्रांजिट, इसका जो तीसरा स्टेप है वो है ट्रांजिट, यानी कि सबसे पहले प्रॉमिस देखो, फिर दशा देखो, और फिर ट्रांजिट भी देखना है। मतलब कह रहे हैं ना कि दशा तो आ गई है, दशा लेकिन 4 सालों की है। तो 4 सालों में कब होगा शादी? जब कोई डोरबेल बजाएगा। तो डोरबेल कौन बजाएगा? गोचर। गोचर घंटी बजाने का काम करता है। ठीक है। अब ये जो गोचर है, ये ट्रिगर है। दशा दरवाजा खोलती है और गोचर घंटी बजाता है। ठीक है ना? विशेष रूप से कौन सा गोचर देखना चाहिए? बड़े ग्रहों का। बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा ग्रह गुरु है। अगर किसी भाव पर या भावेश पर गुरु की कृपा हो रही है, कृपा का मतलब क्या है? यानी कि दृष्टि जा रही है, तो काम हो सकता है। अगर शनि की दृष्टि जा रही है तो काम डिले हो सकता है। और अगर राहु केतु की दृष्टि जा रही है तो अचानक से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। अचानक से कहां से क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आएगा, अचानक ही हो गया। समझे बात? अचानक से काम हो जाना, अचानक से चीजों का मिल जाना, ये राहु केतु की टेंडेंसी है। शनि का गोचर कहता है चीजों को धीरे धीरे करूंगा, कॉन्क्रेटाइज करके, यानी कि डिले कर सकते हैं, लेकिन काम पक्का कर देते हैं, लेकिन डिले करते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि सही समय पर आशीर्वाद के साथ काम को दर्शाती है। तो ये कहाँ देखना है? गोचर में। ठीक है। ट्रांजिट वाली क्लास के लेक्चर को दोबारा सुनिए, उससे आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाती हूँ। एक चार्ट, जो इस चार्ट को आप बना लीजिए। आप लोग भी क्या कीजिए, अगर आपको किसी का चार्ट पता है और उनकी शादी हो चुकी है, और साथ में आप उस जिस दिन शादी हुई या जिस दिन रिश्ता हुआ उस दिन का गोचर लिख रख लीजिए। ठीक है। 2 चार्ट मैं इसलिए बना रही हूँ कि वो एक एक में गोचर लिखोगे, फिर ओवरलैप करके भी दिखाओगे। ये आप किसी का चार्ट है। यहाँ राहु, यहाँ शुक्र, और यहाँ बुध, यहाँ सूर्य, गुरु, केतु, और यहाँ मंगल, और यहाँ शनि और चंद्रमा। दशा थी राहु की, महादशा थी। राहु की दशाओं में सबसे पहली दशा होती है राहु में राहु, फिर आती है राहु में गुरु, फिर राहु में आती है शनि, फिर राहु में आएगी बुध, बुध के बाद केतु, और फिर राहु में आती है शुक्र। तो इनकी राहु में शुक्र की अंतरदशा चल रही थी। ठीक है। और शुक्र जो है वो विवाह के कारक ही है। क्या है शुक्र? विवाह के कारक। इस कुंडली में शुक्र जो है सप्तम के स्वामी बुध के साथ बैठे हैं, यानी कि दशा राहु में जो शुक्र की दशा है वो सप्तम के स्वामी को भी एक्टिवेट कर रही है। ठीक है। दशा का समझे आप कैसे हुआ? कि दशा आई राहु महादशा, शुक्र अंतरदशा।
इनके जीवन में दशा आई, राहु महादशा और शुक्र अंतरदशा। हमने देखा कि शुक्र कहाँ बैठे हैं, तो शुक्र बैठे हैं सप्तम के स्वामी बुध के साथ। तो यानी कि सप्तम के स्वामी को इन्होंने एक्टिवेट किया। इनका रिश्ता हुआ 7 मार्च 2000 नहीं, 2000 नहीं, 2004 को, 2004, ठीक। अब हमें 7 मार्च 2004 का गोचर अप्लाई करके देखना चाहिए। मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूं, आप लोग क्या कीजिएगा, मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रही हूं। आपको भी क्या करना है, आप जिसका रियल लाइफ एग्जाम्पल रखें, आप वहां देखें कि दशा कौन सी है। क्या 7वें भाव का स्वामी एक्टिवेट हो रहा है किसी भी तरह से, शुक्र एक्टिवेट हो रहा है किसी भी तरह से, गुरु एक्टिवेट हो रहे हैं किसी भी तरह से, ठीक है। अब हम अगर 7 मार्च 2004 का ट्रांजिट देखेंगे तो हमें सबसे पहले इनकी ही कुंडली यहाँ पर ऐसे बना देनी चाहिए। वैसे तो ट्रांजिट हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग से लिखूंगी तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। जब हम 7 मार्च 2004 का गोचर देख रहे हैं तो सेकंड हाउस में मंगल शुक्र और राहु का गोचर हमें दिखाई देता है। अब कोई आप पूछेंगे गोचर कहाँ से देखा जाता है, तो गोचर हम देखते हैं पंचांग से। दृक पंचांग ऐप आप सभी के पास है, आप उसमें डेट चेंज करके किसी भी दिन का गोचर पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे राहु शुक्र और मंगल, राहु की दशा महादशा है, शुक्र की अंतरदशा है, और मंगल जो है वो इनके 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह हैं। वो सब मिलकर कुटुंब के घर में आ गए। तो जब हम विवाह की बात कर रहे थे तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि विवाह के लिए कौन कौन से घर एक्टिवेट हो सकते हैं, 7वां घर, 7वां लॉर्ड, या दूसरा घर और 11वां घर भी। यहां हमने इस चीज को पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब क्या हम देख रहे हैं कि दूसरा घर ज्यादा एक्टिवेट हुआ, ठीक है। तो कुटुंब की बढ़ोतरी हुई, राहु शुक्र और जो दशा लॉर्ड है वो दोनों एक साथ बैठे, और साथ में यहां पर जो मंगल इनके 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह हैं वो भी साथ में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। जस्ट अ मोमेंट। इस तरह से ये दिखाई दिया कि इनका दूसरा भाव ज्यादा एक्टिवेट हो रखा था। तो जब दूसरा भाव ज्यादा एक्टिवेट हुआ हुआ था तो इसका अर्थ ये हुआ कि विवाह के चांसेस बन गए। यहां मैं ये करेक्शन करना चाहूंगी, गोचर एक्चुअली ये वाला था, ये गोचर था कि तीसरे भाव में सूर्य और बुध का गोचर हो रहा था, मंगल राहु और शुक्र का गोचर 5वें भाव में हो रहा था, और 9वें भाव में गुरु और चंद्रमा का गोचर और केतु का गोचर, शनि का गोचर इनका 7वें भाव में हो रहा था। अब बात आती है कि अब कैसे को रिलेट करें, वही बात, बस थोड़े से प्लैनेट आगे पीछे हो गए हैं, राशियां बदल गई हैं। तो राहु और शुक्र तो अभी भी साथ में ही बैठे हुए हैं 5वें भाव में, और सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं शनि की राशि में। बुध और शनि का एक्सचेंज यहाँ पर राशि परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
गुरु और चंद्रमा यहाँ सामने बैठकर सूर्य और बुध को, यानी कि देखिए शनि का आशीर्वाद बुध को प्राप्त हो रहा है और गुरु का आशीर्वाद भी बुध को प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो यानी कि सेवेंथ लॉर्ड को इन्होंने, गुरु ने और शुक्र ने, शनि ने बहुत अच्छे से, गुरु और शुक्र शनि ने बहुत अच्छे से एक्टिवेट किया हुआ है। और दशा लॉर्ड जो राहु और शुक्र हैं वो भी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोग भी करेक्शन कर लीजिएगा। अब बात आती है कि फिर ये तो हुआ कि रिश्ता हुआ, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिश्ता हुआ। इनकी शादी हुई 12 मार्च 2004 को। अगर 12 मार्च का गोचर लगाएं तो 12 नंबर में यहाँ पर बुध है, 1 नंबर में फिर से शुक्र और राहु है, 11 नंबर में सूर्य है और शनि फिर यहीं पर है। शुक्र 1 नंबर में, मंगल आ गए हैं यहाँ पर शुक्र की दूसरी राशि में, गुरु का आशीर्वाद यहाँ से बना ही हुआ है और चंद्रमा 8 नंबर में आ गए हैं। चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, हो गए सारे प्लैनेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, एक कोई रह गए यानी कि केतु। केतु यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड दोनों एक साथ प्रेम के भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो गोचर को भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि क्या गोचर वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब रिश्ता हुआ तो गुरु और शनि की दोनों की का प्रभाव सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर बहुत आराम से आ रहा था। अब आगे समझिए। अब ये जो देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने बताया कि 7 तारीख को रिश्ता हुआ और 12 तारीख को शादी हुई। तो यहाँ पे क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट था, दशा राहु की थी, तो राहु अचानक घटनाओं को दे देता है। क्या देता है? अचानक होने वाली घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके जीवन में भी अचानक घटना हुई। अब एक प्रिंसिपल आपको विवाह के संबंध में, ये वैसे विवाह के संबंध में बोला जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये नौकरी लगना या दूसरी घटनाओं के संबंध में भी इसको समझा जा सकता है। इसको कहते हैं डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट का क्या मीनिंग है? जैसे अगर हम आज की बात करें तो इन दिनों शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में और शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? मीन राशि में। तो अगर हम चार्ट बनाएं तो यहां पर हम शनि को बिठाते हैं, यहां पर हम गुरु को बिठाते हैं। कोई भी लग्न का चार्ट आप बना सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि शनि यहां बैठे हैं, क्या ये गुरु को देख रहे हैं या गुरु शनि को देख रहे हैं? हाँ, गुरु तो शनि को देख रहे हैं। कौन सी दृष्टि से? नवम दृष्टि से। लेकिन कोई ऐसा भाव है जहां पर गुरु और शनि की सम्मिलित दृष्टि जा रही हो? फिलहाल तो ऐसा कोई भाव नहीं है जहां पर गुरु और शनि की सम्मिलित दृष्टि जा रही हो, है ना। लेकिन गुरु अपने ही भाव को यहाँ देख रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा संबंध है कि शनि गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु उसको देख रहे हैं। यानी कि शनि और गुरु का संबंध बना हुआ है। अब कुछ दिन के बाद, अब मैं बता देती हूँ, कुछ दिन यानी कि 31 अक्टूबर के बाद ये जो गुरु हैं ये कहाँ आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 5 नंबर राशि में। अब चेक करते हैं, क्या गुरु और शनि की सम्मिलित दृष्टि कहीं जाएगी? तो गुरु की 5वीं दृष्टि आएगी लगन पर और शनि की 10वीं दृष्टि आएगी यहाँ पर। इसको कहते हैं डबल ट्रांजिट इफेक्ट। यानी कि जब दो प्लैनेट, और
वो कौन से दो प्लैनेट होंगे जो सबसे बड़े ग्रह हैं? गुरु और शनि का दोनों की दृष्टि या फिर संबंध किसी एक भाव से बन जाए तो कहते हैं उस चीज से रिलेटेड बहुत बड़ी कोई घटना और पॉजिटिव घटना होने वाली है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी का धनु लगना है और धनु लग्न पे या फिर चंद्र लग्न भी, तो अगर शनि और गुरु की दृष्टि धनु राशि पर पड़ेगी तो धनु राशि वालों के लिए शनि और गुरु उनके जीवन में कुछ बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे। इस चीज को हमें समझना चाहिए। यही विवाह के लिए भी होता है। अगर सातवें भाव पर शुक्र पर या सातवें भाव से संबंधित भाव जैसे दूसरा भाव, 11वां भाव या सातवें भाव पर या इनके स्वामियों पर गुरु और शनि की डबल ट्रांजिट इफेक्ट आता हो तो हमें कहना चाहिए कि टाइमिंग की संभावना मजबूत है, शादी की संभावना मजबूत है। ठीक है। तो हमें डबल ट्रांजिट को भी, वैसे ही यहाँ विवाह के लिए बताया गया है, लेकिन इसी को नौकरी लगना, बच्चा होना या दूसरी घटनाओं में भी अटैच किया जा सकता है। ठीक है ना। किसको? डबल ट्रांजिट को। इसको भी आप लोग, इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास भी आप लोगों के लिए कंडक्ट कर लूंगी, फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें यहाँ भी देख लेना चाहिए कि क्या जब शादी हुई इनकी तो डबल ट्रांजिट कहीं लग रहा है? इनके लगन पे लग रहा है। यहाँ देखिए, जब शादी हुई है तो यहाँ मैं ब्लू पेन ले लेती हूँ। तो गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ आ रही है और शनि की सप्तम दृष्टि, तो इनका पर्सनालिटी, इनका जीवन बदल गया होगा। ठीक है ना। इनका जीवन बदला होगा। ठीक है। तो इस तरह से चीजों को समझना चाहिए। डबल ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, इसके लिए अलग एक क्लास भी करेंगे। डिविजनल चार्ट्स को बहुत बाद में जोड़ें। जैसे हमने ऊपर भी बात की कि विवाह के लिए D9, संतान के लिए D7, करियर के लिए D10, संपत्ति के लिए D4, शिक्षा के लिए D24, बीमारियों के लिए तो बहुत सारे देखे थे। तो अब हमें क्या याद रखने की जरूरत है कि जब भी हम कोई टाइमिंग देखना है तो सबसे पहले दशा, पहले प्रॉमिस देखना है, सबसे पहले प्रॉमिस, नेटल प्रॉमिस, फिर दशा और फिर ट्रांसिट। ठीक है। आपके पास कोई आया कि मेरा चार्ट देख दो, तो आप पहले क्या देखोगे? पहले देखोगे कि दशा कौन सी चल रही है। दशा जो चल रही है फिर उसको नेटल चार्ट में देखो कि उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। प्रॉमिस बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं? प्रॉमिस बना रहे हैं तो फिर उसके लिए ट्रांसिट लगा कर देख लो। तो 5 स्टेप्स हमें याद रखना है। घटना कौन सी है, यानी कि किस इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा रहा है। हो सकता है पूछ रहे हो नौकरी, तो आपने देखना है कि दशा कौन सी चल रही है, और फिर अगर दशा पता चल गई तो संबंधित भाव कौन से हैं। दशा माना सूर्य की चल रही है, तो सूर्य का इफेक्ट हमें ये पता है, नौकरी मिलने के लिए संबंधित भाव होते हैं 10वें और 11वें, या फिर छठा, 6, 10 और 11, ये देखना है हमें। ठीक है। नौकरी की तैयारी छठे से देखेंगे, नौकरी मिल जाएगी 10वें से और आय आना शुरू हो जाएगा 11 से। तो पहले हमने ये देख लिया, फिर देखेंगे योग है क्या 10th लॉर्ड पे, 10th हाउस पे कोई प्रॉब्लम, 11th लॉर्ड पे, 11th हाउस पे कोई प्रॉब्लम, 6th हाउस पे, 6th लॉर्ड पे कोई प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो कह दो कि अरे काम हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो। ठीक है। फिर उसके बाद देखना है कि दशा, हाँ हमने देखना है कि दशा लॉर्ड इन हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है। अगर एक्टिवेट कर रहा है तो कह दो कि टाइम तो आ गया नौकरी मिलने का। अब एक बार आ गया टाइम नौकरी मिलने का तो उसके बाद हमें ट्रांजिट को कब मिलेगी, तो फिर ट्रांजिट को चेक करना है। ठीक है। आई होप ये चीजें
आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। एक और क्लास कर लेंगे हम लोग टाइमिंग से रिलेटेड, इवेंट का टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करें, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, आप लोगों के साथ बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।